नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, साइनाइड मोहन। जी। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साइनाइड मोहन। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये समाज की, डर की और भरोसे के टूटने की कहानी है। हाँ, सही कहा आपने। इस पर हमारे पास काफी मटेरियल भी है, जैसे विकिपीडिया, न्यूज आर्टिकल्स और कुछ रिसर्च पेपर्स के अंश भी हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इस पूरे मामले की परतें खोलना, समझना कि कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक बन गया। यही सबसे चौंकाने वाली बात है इसमें। सोच कर भी अजीब लगता है ना। एक प्राइमरी स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांव में जिसकी ठीक ठाक इज्जत थी, वो 20 से ज्यादा लड़कियों का कातिल कैसे बन गया? इस केस ने सच में पूरे देश को हिला दिया था। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, हु वॉज दिस साइनाइड मोहन? ये था कौन आखिर? इसका असली नाम था मोहन कुमार विवेकानंद। 1963 में पैदा हुआ था। अच्छा। पर दुनिया उसे जानने लगी साइनाइड मोहन के नाम से। हाँ, ये नाम ही काफी है। बिल्कुल। वैसे पुलिस रिकॉर्ड्स देखें तो उसके और भी नाम मिलते हैं। कभी वो आनंद बन जाता था, कभी भास्कर, मतलब कई एलियासेस थे उसके। मल्टीपल आइडेंटिटीज। हाँ, और उसकी बैकग्राउंड पर अगर नजर डालें तो वो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर था। हाँ, ये तो पता है। काफी लंबे समय तक, करीब कुछ सोर्स 1980 कहते हैं, कुछ 1984 से बताते हैं, 2003 तक रहा वो। अच्छा खासा वक्त। हाँ, कन्याना गांव का रहने वाला था। उल्लाल के पास परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। एक निम्न आय वाले शेड्यूल्ड कास्ट परिवार से था वो। पिता का नाम था मईलप्पा मोगेरा। कहते हैं कि जब मोहन सिर्फ 14 साल का था तभी वो परिवार छोड़कर चले गए थे। ओह, तो मतलब बचपन मुश्किल रहा होगा। अम्मा टुकरू नाम था उनका। उन्होंने ही अकेले तीनों बच्चों को पाला। मोहन के 2 भाई और एक बहन भी थे। ये जो डबल लाइफ वाली बात है ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। एक तरफ वो टीचर है, लोग उसे जानते हैं, शायद सम्मान भी करते हैं, उसने घर भी बनाया, परिवार की देखभाल करने वाला फसाड वो मेंटेन किया। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भयानक अपराध। उसकी पर्सनल लाइफ भी काफी उलझी हुई लगती है। हाँ, काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। 1987 में मैरी नाम की एक महिला से शादी की थी, पर वो चली नहीं। वजह ये थी कि मैरी चाहती थी वो धर्म बदले। मोहन ने मना कर दिया तो तलाक हो गया। अच्छा। फिर बाद में वेदवती और अमीना नाम की महिलाओं से अफेयर की बातें भी सामने आईं। मतलब रिश्तों में स्थिरता नहीं थी। नहीं, बाद में उसने मंजुला से शादी की, उससे 2 बच्चे हुए। और फिर श्रीदेवी से भी शादी की, उससे भी 2 बच्चे। 2 शादियां और बच्चे भी। बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली मैन लगता होगा। एग्जैक्टली, यही तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कह लीजिए या शात्रपना था कि वो ये नॉर्मल सी दिखने वाली जिंदगी का पर्दा बनाए रखता था। उसने अपनी जिंदगी को जैसे 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में बांट रखा था। बिल्कुल, जैसे 2 अलग दुनिया हों। बचपन के बारे में जो पता चलता है वो ये कि काफी शर्मीला था, इंट्रोवर्टेड किस्म का, ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन गांव में लोग उसे बुरा नहीं मानते थे। नहीं, गांव में उसे ठीक ठाक सज्जन टाइप का ही समझते थे। हाँ, ये बात जरूर रिकॉर्ड पर है कि स्कूल से अक्सर गायब रहता था। अच्छा। हाँ, इसी वजह से उसे सस्पेंड भी किया गया था। तो मतलब जॉब में भी सीरियस नहीं था? लगता तो यही है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कानून से उसका पाला पहली बार इन हत्याओं के बाद ही पड़ा। पहले भी कुछ किया था इसने। हाँ, 2000 में एक महिला थी, रत्ना, उसकी हत्या के प्रयास का आरोप लगा था उस पर वो बच निकला था तब। बच निकला। कैसे? सबूतों के अभाव में या जो भी वजह रही हो। फिर 2003 में गंगम्मा नाम की एक और महिला को लूटने का मामला भी था उस पर। ओह, तो ये पैटर्न तो पहले से ही बन रहा था। ये दरिंदगी अचानक शुरू नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं ये चीजें एस्केलेट हो रही थीं। पर वो जो तरीका उसने बाद में अपनाया, लड़कियों को फंसाने और मारने का, वो तो एकदम सिस्टमैटिक था ना। उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? कैसे चुनता था वो अपनी विक्टिम्स? हाँ, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक था और यही चीज इसे और डरावना बनाती है। उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत सोचा समझा और चिलिंगली इफेक्टिव था। किन लड़कियों को वो टारगेट करता था ज्यादातर? उसके टारगेट ज्यादातर 18 से 35 साल की उम्र की महिलाएं होती थीं। कुछ रिपोर्ट्स 18-25 कहती हैं, कुछ 22-35, पर मोटा मोटा यही एज ग्रुप था। और बैकग्राउंड? अक्सर या तो स्टूडेंट्स होती थीं या हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया होता था। ज्यादातर निम्न मध्यम या मध्यम वर्ग के परिवारों से।
अनमैरिड थीं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर ऐसे कंजर्वेटिव परिवारों से थीं जहां या तो दहेज देने में मुश्किल थी या उन्हें लग रहा था कि उनकी उम्र के हिसाब से अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। मतलब थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी थी उनमें। हाँ, बिल्कुल। ये वो लड़कियां थीं जो एक बेहतर जिंदगी का, एक अच्छी नौकरी का या आगे की पढ़ाई का सपना देख रही थीं। थोड़ी महत्वाकांक्षी थीं। और लोकेशन कहाँ मिलती थी इन लड़कियों से? जियोग्राफिकली देखें तो उसके शिकार ज्यादातर दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड, मतलब आसपास के इलाकों से ही थे। तो मतलब वो ऐसी लड़कियों को चुनता था जो थोड़ी वल्नरेबल थी, शायद समाज के दबाव में थी या बेहतर जिंदगी की तलाश में थी। हाँ, और फिर वो करता क्या था? कैसे फंसाता था इन्हें? स्टेप्स क्या थे उसके? उसका तरीका बड़ा कैलकुलेटेड था। देखिए, पहला कदम फर्स्ट कांटेक्ट। कहाँ मिलता था? वो इन लड़कियों से पब्लिक प्लेसेस पर मिलता था, जैसे बस स्टैंड, मंदिर या कोई और भीड़-भाड़ वाली जगह, ताकि कोई शक ना करे। हाँ। दूसरा कदम बिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा जीतना। वो अपनी टीचर वाली इमेज, अपनी अच्छी बातचीत का इस्तेमाल करता था। मीठी मीठी बातें। हाँ, शादी का वादा करता, मदद का भरोसा दिलाता, और एक बेहद चालाकी भरी बात जो वो करता था, क्या? वो अक्सर पीड़िता की जाति या सरनेम से मिलता जुलता नकली नाम इस्तेमाल करता था, अरे ऐसा क्यों? ताकि लड़की को लगे कि ये अपने ही समाज का है। भरोसा करना आसान हो जाता था। जैसे पुलिस रिकॉर्ड्स में है कि अनीता मुलिया नाम की लड़की के लिए वो सुधाकर कुलाल बन गया, सुनंदा पुजारी के लिए शशिधर पुजारी, कावेरी के लिए सुधाकर आचार्य। ओ, ये तो बहुत शातिर हैं। हाँ, और खुद को कभी सरकारी अफसर बताता, कभी फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब एक रिस्पेक्टेबल पहचान बनाता था। और जब भरोसा बन जाता फिर? तीसरा कदम ल्योरिंग दम अवे, उन्हें फुसलाना। जब भरोसा पक्का हो जाता तो वो उन्हें घर से सोना और पैसे लेकर भाग चलने के लिए राजी करता, शादी का झांसा देकर। घर से भागने के लिए कहता था? हाँ। चौथा कदम एक्सप्लॉइटेशन। वो उन्हें किसी लॉज में ले जाता, कमरा बुक करता और वहां उनका यौन शोषण करता। और लॉज वाले कुछ नहीं कहते थे? उस जमाने में, यानी 2000s के मिड में, ज्यादातर छोटे शहरों के लॉजों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। इसका उसने पूरा फायदा उठाया। कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। फिर शोषण के बाद? पांचवा कदम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ये बहुत क्रूर था। इसके बाद वो अक्सर लड़की पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता था। कहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। क्या? हाँ, और यहीं वो समाज के डर का इस्तेमाल करता था। कर्नाटक का समाज, खासकर उन्हीं इलाकों में, काफी कंजर्वेटिव माना जाता है। शादी से पहले संबंध या प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कलंक था, सोशल सुसाइड जैसा। ओह, तो वो डर को ही हथियार बना रहा था। बिल्कुल, डर को वेपनाइज कर रहा था। और छठा कदम था द किल वेपन, साइनाइड। साइनाइड ये कहाँ से मिला उसे? ये तो आसानी से मिलता नहीं। उसे साइनाइड के बारे में जेल में पता चला था, जब वो 2000 वाले हत्या के प्रयास के केस में कुछ समय के लिए बंद था ना। हाँ। वहां उसकी दोस्ती गुरु प्रसाद आचार्य नाम के एक सुनार गोल्डस्मिथ से हुई थी। उसी ने उसे साइनाइड के बारे में बताया था। अच्छा, जेल में सीखा। हाँ, मोहन ने फिर 2004 में मोहम्मद नाम के एक जौहरी से साइनाइड खरीदा। जौहरी इसे सोना साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शायद वहां से जुगाड़ किया उसने। और फिर आखिरी कदम क्या था? सातवां और आखिरी कदम, द फाइनल एक्ट, हत्या। वो लड़की को किसी सुनसान जगह ले जाता, अक्सर किसी बस स्टैंड का पब्लिक टॉयलेट में। हाँ, और उसे साइनाइड की गोली, कैप्सूल जैसा, यह कहकर खिला देता कि यह गर्भ निरोधक गोली है, कंट्रासेप्टिव पिल है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रेगनेंसी ना हो। गर्भ निरोधक गोली बताकर जहर। माय गॉड। हाँ, और वो पास में ही रुककर इंतजार करता था, ये कंफर्म करने के लिए कि लड़की मर गई है। फिर वो वहां से भाग जाता, लॉज के कमरे में वापस जाकर लड़की के लाए हुए गहने, पैसे, जो भी कीमती सामान होता है, सब लूट लेता था। कितना कितना ठंडा और कैलकुलेटेड तरीका है ये। सोचकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा कि वो यही नहीं रुकता था, वो पीड़ित लड़कियों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उनके परिवारों को गुमराह भी करता था। हाँ, ये भी उसके तरीके का हिस्सा था। उनके फोन से मैसेज भेज देता या कभी कभी कॉल भी कर देता कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, मैं खुश हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
ताकि परिवार वाले पुलिस में ना जाएं या तलाश बंद कर दें। एग्जैक्टली ताकि उसे भागने और सबूत मिटाने का और वक्त मिल जाए। और उसके अपराध सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थे, कई जिलों में फैले थे। बंटवाल, कासरगोड, मंगलौर, पुत्तूर, उडुपी, कोडागु, मैसूर, बेंगलुरु, हसन। इतने सारे जिले। इसी वजह से पुलिस को शुरू में पैटर्न समझने में मुश्किल हुई होगी। लगता होगा ये अलग-अलग हिदनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू में बहुत भटकाया। कितनी विक्टिम्स थे उसके कंफर्म्ड? कंफर्म्ड संख्या 20 है, मतलब 20 हत्याओं के लिए उसे सजा हुई, पर आरोप 25 से ज्यादा पे लगे थे और पुलिस को तो शक था कि शायद उसने 32 के करीब हत्याएं की हों। 32। और ये कब से कब तक चला? ये सिलसिला मुख्य रूप से 2003 या 2004 से शुरू हुआ और 2009 तक चला, करीब 5-6 साल। इतने साल। और वो जिन कमजोरियों का फायदा उठा रहा था वो अब साफ दिखती हैं। सोशल स्टिग्मा का डर, शादी से पहले संबंध, प्रेगनेंसी का डर, हाँ, लड़कियों की लिमिटेड ऑटोनॉमी, खासकर छोटे शहरों और कंजर्वेटिव परिवारों में, परिवार की इज्जत का भारी बोझ, बिल्कुल। बेहतर जिंदगी की चाहत, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और एक पढ़े लिखे ठीक ठाक दिखने वाले आदमी पर आसानी से भरोसा कर लेना। एग्जैक्टली। और यहीं पर हमें इस केस का एक सबसे दुखद पहलू नजर आता है, जिसे हम साइलेंस फैक्टर कह सकते हैं। साइलेंस फैक्टर मतलब ये कि कैसे समाज का डर, बदनामी का खौफ ही उस कातिल का सबसे बड़ा हथियार बन गया। शादी से पहले संबंधों से जुड़ा जो सोशल स्टिग्मा है ना, हाँ, उसे मोहन ने वेपनाइज किया। इस डर की वजह से शायद लड़कियां शुरू में जब उनके साथ कुछ गलत हुआ, जैसे यौन शोषण या धोखा, तो वो चुप रह गईं। उन्होंने किसी को बताया नहीं था। शायद डर के मारे पुलिस के पास नहीं गई, शायद दूसरी लड़कियों को आगाह भी नहीं कर पाई। और ये चुप्पी, ये साइलेंस ही मोहन के लिए एक ढाल बन गई, उसे अपना काम जारी रखने का मौका देती रही। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो डर ना होता, अगर लड़कियों को लगता कि वो बिना जजमेंट के अपनी बात कह सकती हैं, तो शायद मोहन इतनी आसानी से इतने सालों तक ये सब नहीं कर पाता। शायद नहीं। तो फिर इतने सालों तक इतने शहरों में वो कत्ल करता रहा और बचता रहा, आखिर पुलिस के हाथ उस तक पहुंचे कैसे? ये कैसे हुआ? हाँ, ये भी अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत में पुलिस के लिए बहुत चैलेंजेस थे। जैसा आपने कहा, जुरिस्डिक्शन का इशू था। अलग अलग जिलों की पुलिस, उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। कुछ शक ना हो तो दूसरी चीजों से कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि मोहन लड़कियों को भगाकर ले जाता था और फिर उनके फोन से गुमराह करने वाले मैसेज भेजता था, तो कई मामलों में मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट भी देर से हुई या ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। तो ब्रेक थ्रू कैसे मिला? ब्रेक थ्रू आया जून 2009 में। बंडवाल की रहने वाली एक 22 साल की लड़की थी, अनीता। अनीता? ये नाम पहले भी आया था। हाँ, उसका केस बंटवाल रूरल पुलिस स्टेशन में था। महीनों बीत गए, कुछ पता नहीं चला। अनीता के परिवार वाले और उनके कुंभार समुदाय के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने अक्टूबर 2009 में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट हुआ? हाँ, और इसी दबाव के बाद केस की इन्वेस्टिगेशन तेज हुई। तब के पुलिस इंस्पेक्टर थे के नांजुंडे गौड़ा। उन्होंने इस केस को पर्सनली हैंडल करना शुरू किया। और इंस्पेक्टर गौड़ा ने ही फिर ये पूरा जाल खोला। कैसे? कॉल डिटेल्स का जिक्र आता है इसमें। बिल्कुल। इंस्पेक्टर गौड़ा ने सबसे पहले अनीता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाएं। अच्छा। उससे पता चला कि गायब होने से पहले वो लगातार एक खास नंबर पर बात करती थी, अक्सर देर रात को। जब उस नंबर को ट्रैक किया गया तो वो निकला मदिकेरी की एक लड़की कावेरी पीएम का। और पता चला कि वो भी मार्च 2009 से लापता थी। अरे, मतलब लिंक मिल गया। हाँ, अब पुलिस को शक हुआ कि ये मामले जुड़े हो सकते हैं। फिर उन्होंने कावेरी के सीडीआर खंगाले। उससे क्या मिला? उससे लिंक मिला पुत्तूर की एक और लापता लड़की विनुथा का। फिर विनुथा के सीडीआर से लिंक मिला बेंगलोर की पुष्पा का, वो भी लापता। एक के बाद एक। हाँ, ये तो चेन बंदी जा रही थी। हाँ, और एक कॉमन लोकेशन बार बार सामने आ रही थी, मैंगलोर के पास डेरा लाकट्टे। डेरा लाकट्टे? हाँ। पुलिस को शुरू में लगा कि शायद ये कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है जिसमें लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अच्छा, शुरू में ये एंगल था। हाँ, अगला कदम था उस हैंडसेट को ट्रैक करना जिससे ये सारे कॉल्स किए जा रहे थे। वो हैंडसेट डेरा लाकट्टे के ही एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था। तो वो आदमी पकड़ा गया। पुलिस जब उसके पास पहुंची तो पूछताछ में उसने बताया कि हैंडसेट तो उसका है, पर उसने अपने भतीजे मोहन, जो कि एक टीचर है, को यूज करने के लिए दिया हुआ है। मोहन, आखिर नाम आ गया। फाइनली पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था, मोहन कुमार। पुलिस ने उस पर सर्वेलेंस शुरू कर दी। उस पर नजर रखी जाने लगी। हाँ, इसी दौरान पता चला कि मोहन उसी फोन से सुमित्रा नाम की एक 45 साल की विधवा महिला से भी कांटेक्ट में था। एक और महिला? हाँ, पुलिस ने तुरंत सुमित्रा से कांटेक्ट किया और कंफर्म किया कि वो सुरक्षित है।
वो जिंदा थी। शुक्र है। तो फिर पुलिस ने जाल बिछाया होगा सुमित्रा की मदद से। एग्जैक्टली। सुमित्रा मोहन को सुधाकर नाम से जानती थी। अच्छा, एक और एलियस। हाँ, पुलिस ने सुमित्रा को विश्वास में लिया और उसकी मदद से मोहन को पकड़ने का प्लान बनाया। सुमित्रा ने मोहन को मिलने के लिए बुलाया। कहाँ? मंगलौर के बस स्टैंड के पास 21 अक्टूबर 2009 को। जैसे ही मोहन वहां सुमित्रा से मिलने आया, हाथ लगाए बैठी पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। पकड़ा गया आखिर। हाँ, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से साइनाइड की गोलियां मिली, कई सारे मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स मिले और अनीता के कुछ गहने भी बरामद हुए। सबूत भी मिल गए और फिर पूछताछ में उसने सब उगल दिया होगा। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी की उसने, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वो टूट गया और फिर उसने एक के बाद एक अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। सारे मतलब 20 की 20 हत्याएं। हाँ, लगभग सभी। ये भी पता चला कि वो एक डायरी रखता था। डायरी? क्या लिखता था उसमें? उस डायरी में वो उन लड़कियों के नाम लिखता था जिन्हें वो अपना शिकार बनाता था, साथ में वो नकली नाम भी जो वो उनके लिए इस्तेमाल करता था। ओह। और जब वो उन्हें मार देता तो उनका नाम काट देता था। नाम काट देता था, जैसे कोई लिस्ट हो। हाँ, इंस्पेक्टर गोड़ा ने बाद में एक इंटरव्यू में उस पूछताछ का एक चिलिंग डिटेल बताया था। क्या? जब उन्होंने मोहन से किसी पुरानी हत्या के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेरुखी से, एकदम ठंडेपन से कहा, मुझे याद नहीं। किसको पूछ रहे हो? लिस्ट बहुत लंबी है याद रखने के लिए। ओह बाप रे, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कोई पछतावा नहीं, कोई एहसास नहीं, जैसे इंसान नहीं, कोई सामान गिन रहा हो। बिल्कुल, कोई रिमोर्स नहीं था। तो फिर इसके बाद मुकदमे चले होंगे, लंबी कानूनी लड़ाई। हाँ, क्योंकि हत्याएं अलग अलग जिलों में हुई थीं तो अलग अलग कोर्ट्स में कई सारे ट्रायल्स चले। ये कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी। आखिरकार उसे 20 अलग अलग हत्याओं के मामलों में दोषी पाया गया। और सजा क्या मिली? इतनी हत्याओं के लिए तो फांसी हुई होगी। उसे पहली मौत की सजा 2013 में मिली थी, अनीता की हत्या के लिए। हाँ। कुल मिलाकर उसे 5 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी और बाकी मामलों में आजीवन कारावास, माने लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 5 बार मौत की सजा। हाँ, हालांकि 2017 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसकी कुछ मौत की सजाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया। कुछ लीगल ग्राउंड्स थे शायद। अच्छा, कम्यूटेशन हुई। जी, 2020 में उसे 20वीं हत्या के लिए फिर से दोषी ठहराया गया। ये कासरगोड की एक महिला की हत्या का मामला था। तो अभी वो जेल में है? हाँ, फिलहाल वो बेलगावी की हिंदलगा सेंट्रल जेल में बंद है और उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका, मर्सी पिटीशन भी दायर की हुई है। इतने सारे कत्ल, आखिर क्यों? उसका मोटिव क्या था? दिमाग में क्या चलता था उसके? क्या सिर्फ पैसों के लिए सब किया या कुछ और था? मोटिव्स पर काफी स्पेकुलेशन हुई है। पुलिस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मल्टी लेयर्ड था, मतलब कोई एक वजह नहीं थी। जैसे? एक तो थी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने परवर्टेड कहा था। दूसरा पावर और कंट्रोल, अपनी विक्टिम्स पर पूरा नियंत्रण पाना, उनकी जान लेने का अधिकार महसूस करना। ये सीरियल किलर्स में अक्सर देखा जाता है। अच्छा। तीसरा फाइनेंशियल गेन तो था ही, वो लड़कियों के गहने और पैसे लूटता था और शायद उन पैसों से अपना घर परिवार भी चलाता था। पैसे भी मोटिव थे मतलब? हाँ, और चौथा शायद रिस्क टेकिंग और थ्रिल सीकिंग बिहेवियर भी, मतलब खतरा मोल लेने का रोमांच। और ये भी सुना है कि उसे शराब, सिगरेट या जुए जैसी कोई लत नहीं थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये मेंशन है, जो उसके कैलकुलेटेड नेचर को और पुख्ता करता है। क्या उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया गया? मतलब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, किस तरह का इंसान था वो? हाँ, उसके बिहेवियर और क्राइम पैटर्न्स के आधार पर एक्सपर्ट्स ने उसे मनोरोगी व्यक्तित्व यानी साइकोपैथ के लक्षणों वाला माना है। साइकोपैथ? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोग दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनमें सतही आकर्षण होता है, सुपरफिशियल चार्म। जैसे मोहन में था, लोगों को फंसाने के लिए? बिल्कुल, उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी की भारी कमी होती है और वो अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर जी सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। जैसे मोहन की डबल लाइफ थी। एग्जैक्टली। मोहन का केस एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर का क्लासिक एग्जाम्पल लगता है, जो प्लान बनाकर, सोच समझकर अपराध करता है, सबूत मिटाने की कोशिश करता है और लंबे समय तक समाज में नॉर्मल दिखने का नाटक कर सकता है। ये केस सिर्फ एक इंसान की क्रूरता की कहानी नहीं है, ये तो आईना दिखाता है समाज की कई कड़वी सच्चाइयों को भी। बिल्कुल, ये केस कई गहरे सिस्टेमिक इश्यूज को हाईलाइट करता है। जेंडर वल्नरेबिलिटी, महिलाएं, खासकर कुछ सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की, कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। हाँ। पेट्रियार्की और ऑनर कल्चर का दबाव, जो लड़कियों की चॉइसेस और आवाज को दबाता है। इकोनॉमिक एस्पिरेशंस का कैसे शोषण किया जा सकता है। जानकारी का अभाव भी,
जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अपने अधिकारों के बारे में। हाँ बिल्कुल। और जैसे हमने पहले कहा, सोशल स्टिग्मा का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और सिस्टम की फेलियर्स भी तो सामने आती हैं इसमें। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चैलेंजेस, जैसे कोऑर्डिनेशन की कमी। हाँ, कोऑर्डिनेशन, शायद जेंडर सेंसिटिविटी की कमी भी रही हो शुरू में, रिसोर्सेज की कमी। समाज में सपोर्ट सिस्टम्स का ना होना, जैसे काउंसलिंग, लीगल एड, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स, इनकी कमी भी महसूस होती है। बिल्कुल। और मिसिंग पर्सन्स के मामलों को हैंडल करने के प्रोटोकॉल्स में भी सुधार की गुंजाइश दिखी इस केस से। इस केस का असर क्या रहा? क्या कुछ बदला इसके बाद समाज पर, सिस्टम पर? असर तो हुआ। लोगों में, खासकर उन इलाकों में, जागरूकता बढ़ी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन मेथड्स पर, कोऑर्डिनेशन पर, शायद कुछ डिस्कशन हुई होगी पॉलिसी लेवल पर। कल्चर में भी इसका असर देखा है ना, वो वेब सीरीज। हाँ, कल्चर में भी इसकी छाप दिखती है। हाल ही में एक पॉपुलर वेब सीरीज आई थी, दहाड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इसी केस से लूजली इंस्पायर्ड थी। सुनने में ये भी आया कि मोहन जेल से इस बात पर नाराज था कि उसकी कहानी को बिना उससे पूछे या उसका पक्ष जाने दिखाया जा रहा है। तो ये थी साइनाइड मोहन की दहला देने वाली कहानी। एक ऐसा केस जो दिखाता है कि बुराई कई बार कितने साधारण नकाब के पीछे छुपी हो सकती है। हाँ। ये डर, धोखे, सामाजिक दबाव और सिस्टम की कमजोरियों की एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या? कैसे हमारे समाज के अनस्पोकन रूल्स, जो दबाव हैं, जो कलंक हैं, वो अनजाने में ही शिकारियों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक ढाल बन जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या बदलने की जरूरत है हमारे नजरिए में, हमारे सिस्टम में, हमारी बातचीत में, ताकि जो सबसे वनरेबल हैं उन्हें ऐसे खतरों से बचाया जा सके? ये सवाल सिर्फ पुलिस या कानून का नहीं, हम सबका है। बिल्कुल सही कहा। Okay, so we hope you like today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.